गुड आफ्टरनून क्लास। आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। गुड आफ्टरनून राज, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? राज, आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है क्या? गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। ये आपकी शायद पहली क्लास है, नहीं? राज जी, ये आपकी पहली क्लास है? ओके। गुड आफ्टरनून लक्ष्मी। बाकी बच्चों को भी थोड़ा वेट कर लेते हैं, आ जाए वो भी। लक्ष्मी, कल आप थे ना क्लास में? चलिए फिर क्लास स्टार्ट करते हैं, बच्चे आते रहेंगे। देखिए राज, ये हमारा जो टॉपिक है, जो सब्जेक्ट है, आपको मैं बता दूं, आपकी पहली क्लास है इसलिए कि हम पढ़ रहे हैं मध्यकालीन इतिहास। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं? मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास। ये आपका इतिहास की क्लास है जिसमें कि आप पढ़ रहे हैं मध्यकालीन। जैसे आप इतिहास जो होता है 3 भागों में बांट के उनको पढ़ा जाता है। वेरी गुड आफ्टरनून लक्ष्मी। कल आप क्लास में थे ना? लक्ष्मी जी, कल थी आप क्लास में? म्यूट रखिएगा प्लीज आप लोग। अभी जब कोई डाउट होगा तो हैंड रेज, ये हाथ का आपको दिखा होगा साइन, उस पर टच करेंगे तो हैंड रेज करिएगा पहले, तब सवाल आप पूछिएगा। ठीक है, तो जो बच्चे पहली बार आए हैं क्लास में उनको मैं बता देता हूँ कि हमने अभी तक क्या पढ़ लिया है। वेरी गुड आफ्टरनून महादेवी जी, आपकी भी शायद ये पहली क्लास है, कल आप नहीं थी क्लास में। तो जो भी नए बच्चे जुड़े हैं उन्हें बता दूं कि हमने स्टार्ट किया है, सब्जेक्ट हमारा है मध्यकालीन इतिहास। ओके, कोई बात नहीं। देखिए, इतिहास को हम जो है 3 भाग में पढ़ते हैं। जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ, क्विक रिवीजन करा दूं आपका। हमारी 2 क्लास हो चुकी है इस सब्जेक्ट की। इतिहास में 3 भाग होते हैं। एक होता है प्राचीन प्राचीन इतिहास, जिसमें आप पढ़ते हैं अशोक, गुप्त काल, वेदों के बारे में, ये सारी चीजें यहाँ पढ़ी जाती हैं। ठीक है। उसके बाद आता है मध्यकालीन, जो कि हम लोग इस क्लास में कवर करेंगे 3:30 बजे जो होती है आपकी। और एक होता है आधुनिक इतिहास। इतिहास को यूपीएससी के लिए 3 भाग में बांट के पढ़ा जाता है, प्राचीन, मध्य और आधुनिक इतिहास। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं मध्यकालीन इतिहास, जिसमें कि हम पढ़ते हैं कहाँ से आपका कन्नौज के ऊपर कब्जा होता है कुछ राजवंशों का, वहां से लेकर ये खत्म कहाँ पर होगा, तो ये मुगलों के अंत तक होगा। ठीक है, इसमें बीच में कई सारे राजवंश आएंगे, उन सभी को हमें कवर करना होगा। गुड आफ्टरनून कुमकुम जी। चलिए, तो जो बच्चे नए हैं उनके लिए क्विक रिवीजन तो बनता है, वरना उन्हें समझ नहीं आएगा चीजों को। शॉर्ट में कहानी बताता हूँ आपको मैं। कहानी क्या है, ये हमारा जो है भारत, प्यारा भारत, यहाँ पर एक क्षेत्र पड़ता है बंगाल और बिहार का। यहाँ पर एक राजवंश हुआ, पाल राजवंश। गुड आफ्टरनून। तो यहाँ पर था पाल राजवंश, कहाँ पर? बंगाल और बिहार के क्षेत्र में। यहाँ नीचे महाराष्ट्र और कर्नाटक को मिला दिया जाए तो एक राजवंश हुआ जिसका नाम था राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट, ठीक है। और गुजरात, एमपी और राजस्थान का एरिया मिला दिया जाए तो यहाँ पर एक राजवंश हुआ था जिसका नाम हमने पढ़ा था गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार, ठीक है, गुर्जर प्रतिहार। ये 3 राजवंश थे। इन तीनों में युद्ध होता है एक क्षेत्र को लेके, और उस क्षेत्र का नाम है कन्नौज। यहाँ पे यूपी में एक जगह पड़ती है कन्नौज। कन्नौज, ठीक है। कन्नौज के लिए युद्ध होता है किसमें? गुर्जर प्रतिहारों में, पाल में और राष्ट्रकूटों में। ये 3 बड़े राजवंश थे, इन तीनों के बीच में युद्ध होता है। लगभग ये जो आपका चलता है 750 से लेके 1000 ईस्वी तक।
ये आपका युद्ध चलता है। तो यहाँ से हमारी कहानी शुरू हुई थी मध्यकालीन इतिहास की, जिसमें कि हमने राष्ट्रकूटों के बारे में सारी चीजें पढ़ ली हैं। ठीक है, एक हमारा राजवंश समाप्त हो गया है, 2 क्लास में हमने इसे कवर कर लिया था। नए बच्चों के लिए मैं शॉर्ट में बता दूं कि राष्ट्रकूट जो वंश था, इसकी स्थापना की गई थी दंत्य दुर्ग के द्वारा। दंत्य दुर्ग, स्थापना का मतलब क्या होता है कि एक साम्राज्य को बनाना, संगठित करना लोगों को, ठीक है, सेना रखना और अपने आप को वहां का राजा स्थापित करना। तो उन्होंने राष्ट्रकूट वंश की क्या करी, स्थापना करी थी। अच्छा, जो बच्चे कल प्रेजेंट थे, जिन्होंने क्लास की है, उनसे मेरा सवाल है कि इस वंश का आखिरी राजा कौन था? सभी कमेंट में आंसर करेंगे। आखिरी या लास्ट किंग कौन था राष्ट्रकूट वंश का? लक्ष्मी जी, कुमकुम, आप लोग आंसर करेंगे, आप लोग प्रेजेंट थे कल, बताइए राष्ट्रकूटों में आखिरी राजा कौन हुआ था? ये सवाल बनते हैं इस प्रकार से। स्थापना किसने करी है? दंत दुर्ग ने की है। देखते हैं कौन बता रहे हैं। जी, अमोघ वर्ष नहीं है इसका आंसर। और कोई बता सकता है? कुमकुम जी, आप बताएंगे? कृष्णा 3 भी नहीं। आखिरी में जो था हमने बात की थी, उसका नाम था कर्क। आप भूल गए? कर्क द्वितीय। क्या नाम था? कर्क द्वितीय। याद रखना, आखिरी राजा यदि पूछ ले राष्ट्रकूट वंश का कौन था, तो वो था कर्क द्वितीय या सेकंड। ठीक है, मैं आपको एक सवाल पूछूंगा, आपको लगेगा कि सवाल इतना आसान आता है यूपीएससी में। सवाल क्या आया था यूपीएससी का, सुनिएगा ध्यान से। ये कब आया था यूपीएससी का सवाल आपका? ये 2006 का सवाल है। ठीक है, सवाल क्या पूछा गया सुनिएगा, बहुत बहुत ही आसान सवाल। अब इससे आसान क्या हो सकता है? सवाल था कि राष्ट्रकूट राजवंश, राष्ट्रकूट राजवंश, इसका माइक कौन है, की स्थापना राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना किसने की? अब ये सवाल 2006 में यूपीएससी ने पूछा हुआ है। आंसर करेंगे सब कमेंट में, सभी लोग कमेंट में आंसर करेंगे। अभी बताया, जस्ट आपको स्टार्टिंग में ही बताया है, राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना किसने की? सभी आंसर करेंगे। वेरी गुड, लक्ष्मी का आंसर आ गया है। सभी लोग आंसर करें कमेंट में, लिखिए। लिखने से क्या होगा, आपको याद होगा। वेरी गुड कुमकुम। महादेवी जी, आप भी लिखिए, अभी मैंने आपको बताया है इसी क्लास में। राज, आप भी लिखिए आंसर, जितना लिखोगे उतना याद होगा। दंत दुर्ग, वेरी गुड। राज, आप भी टाइप करो। तो इसका हमारा आंसर क्या होगा? दंत दुर्ग। तो इस प्रकार का सवाल पूछा गया आपका यूपीएससी में। ठीक है, तो कभी कभी इजी सवाल भी आ जाते हैं, इसलिए हमको जो बेसिक जानकारी है वो तो एकदम मजबूत रखनी है, उसमें गलती होनी ही नहीं चाहिए। दंत दुर्ग। ठीक है, और आखिरी राजा, देखिए अभी सवाल बना कि पहले कौन से थे, यानी स्थापना किसने करी। अब सवाल नया बनाना होगा, तो क्या बनाएगा कि आखिरी राजा कौन है, तो वो भी पता रखना आप, क्या होगा? कर्क द्वितीय। कर्क द्वितीय। क्लियर है सभी को ये बात? चलिए, अब हम आज से स्टार्ट करेंगे। राष्ट्रकूट हमने पहले पढ़ लिए थे, इसलिए हम स्टार्ट करेंगे गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार वंश। कौन सा वंश? गुर्जर प्रतिहार वंश। हेडिंग बनाएंगे सभी लोग, गुर्जर प्रतिहार वंश। थोड़ा सा आगे का समझा दो ना जी सर। जी मोनू। थोड़ा सा जो पहले समझाया उसको और समझा दो ना। अच्छा, सवाल की बात कर रहे हो आप? नो सर, जैसे आप पहले जैसे क्लास के बाद स्टार्ट वो अच्छा, वहां से। हाँ, कोई छोटा नहीं है बेसिक, बच्चा बता देता हूँ मैं। ठीक है, म्यूट कर लो, आप बता देता हूँ, म्यूट कर लीजिए। ओके। मैंने ये बताया था, ये बताया है कि हमारी जो कहानी शुरू होती है मध्यकालीन इतिहास की, वो शुरू होती है एक युद्ध से, जैसे हम बोलते हैं त्रिपक्षीय युद्ध। क्या बोलते हैं, सभी जानते हैं? त्रिपक्षीय युद्ध। त्रिपक्षीय क्यों? त्रि माने होता है तीन, पक्ष माने तीन लोग हैं, यहाँ पर तीन राजवंश है। और वो तीन कौन कौन से हैं? तो आंसर होगा कि हमारे पाल वंश पूर्व से,
पश्चिम से आपके गुर्जर प्रतिहार गुजरात वाले क्षेत्र से, और नीचे जाएंगे महाराष्ट्र कर्नाटका में तो राष्ट्रकूट वंश। ये तीन वंश जो है आपस में लड़ते हैं। किस लिए लड़ते हैं? तो कन्नौज एक क्षेत्र है जो कि बहुत उपजाऊ है, उसके जो पोजीशन है वो बहुत ही अच्छी है, इसलिए वहां वे कब्जा करना चाहते हैं, वहां तक अपना विस्तार करना चाहते हैं। तो ये युद्ध होता है कन्नौज के लिए, जिसे हम बोलते हैं त्रिपक्षीय युद्ध। फिर मैंने आपको ये बताया कि राष्ट्रकूट के बारे में हम पढ़ चुके हैं, इसकी स्थापना दंतदुर्ग ने की थी, और आखिरी इसके जो राजा हुए महान शासक वो थे कर्क द्वितीय। बस इतनी से बात अभी क्लास में स्टार्टिंग में हुई है। अब हम शुरू करने वाले हैं गुर्जर प्रतिहार वंश। कौन सा वंश? गुर्जर प्रतिहार। याद कैसे करेंगे इसका एरिया? गुर्जर से आप याद करेंगे गुजरात का एरिया, ठीक है। गुर्जर से याद कर लिया, आपका ये इनका जो एरिया है गुजरात का एरिया है, कंफ्यूज ना हो जिससे, इसलिए। अब इसकी कहानी सुन लेते हैं पहले तो, फिर उसके बाद हम नोट करेंगे। या सबसे पहले आपको ये बता दिया जाए कि राजा कौन कौन से इसमें महत्वपूर्ण राजा हैं जिनके बारे में हमें चर्चा करनी है। देखो, हर राजवंश में अनेकों राजा होंगे, लेकिन कुछ राजा महत्वपूर्ण होते हैं जिन्होंने कुछ काम किया होगा सच में, जो स्ट्रांग होंगे, पावरफुल होंगे। इतिहास उन्हीं को याद रखता है, ठीक है। इतिहास नाकारा लोगों को याद नहीं रखता, जो कुछ कर गुजरते हैं उन्हीं को याद किया जाता है, ठीक है। जैसे अभी आप देख रहे होंगे यूपीएससी का रिजल्ट आया है, टॉप किया है, एक फीमेल ने टॉप किया है, ठीक है। तो अब उनका इतिहास में नाम दर्ज हो गया, एक लंबे संघर्ष के बाद उन्होंने सफलता पाई है। तो हमें उससे क्या सीखना चाहिए कि हमें कभी हार नहीं मानना है, ठीक है। जर्नी है एक तरह की यूपीएससी आपकी, हार कभी नहीं मानना है, लगातार कंसिस्टेंटली आपको लगे रहना है, ठीक है। और एक दिन आप जो है अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करोगे। तो उसी प्रकार हम जब यहाँ राजवंश पढ़ेंगे तो बहुत से राजा आएंगे जो मेन होंगे, जो इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम के लिए, सिर्फ उन पर हमारा फोकस होगा। तो यहाँ बात करते हैं किन किन राजाओं के बारे में पढ़ेंगे। पहले नाम लिख लेते हैं। सबसे पहला नागभट्ट। नागभट्ट। और जो नए बच्चे हैं उनको बता दूं कि सवाल किस प्रकार से बनते हैं राजाओं के नाम से। इन्हें क्रम में लगाने के लिए दिया जाता है कि 3-4 राजाओं को नाम देंगे आपको, फिर कहेंगे इन्हें इनके समय अनुसार क्रम से लगाइए, घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में, कि पहले कौन आया, बाद में कौन आया, इस प्रकार से। तो पहले इसमें नागभट्ट आते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे वत्सराज के बारे में, वत्सराज के बारे में। फिर तीसरा यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट होंगे हमारे लिए वो होंगे नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय, सेकंड, ठीक है। फिर आएंगे मिहिर भोज। मिहिर भोज, या इन्हीं को बोलते हैं भोज प्रथम। गुड आफ्टरनून विशाखा, आप थोड़ा लेट है, कोई बात नहीं। हमने टॉपिक स्टार्ट कर दिया गुर्जर प्रतिहार, ठीक है। राष्ट्रकूट हमारा समाप्त हो गया था। चलिए अब नोट कर लीजिएगा जो भी नए बच्चे अभी ऐड हो रहे हैं। हेलो। पांचवा जी, हेलो। विभूति, हाँ, गुड मैं रुक आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर, आप कब से चालू किए हैं, कौन से दिन से? क्या मेडिवल हिस्ट्री? जी। ये तीसरी क्लास है, तो आज क्या डेट है? आज 23 है ना, 21 से। जी 21 से, 21 से आप ओके क्लास ठीक। देख लेना, ठीक है, रिकॉर्डिंग वाली। ओके। चलिए म्यूट कर लीजिए, आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। हम पढ़ रहे हैं गुर्जर बहुत प्रतिहार प्रॉब्लम वंश। हो जाती है इसमें। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। छठवा हम पढ़ेंगे मिहिर भोज के बाद आपका नाम आएगा महेंद्र पाल। जिस क्रम में लिखा है मैंने वैसे ही लिखेंगे सभी लोग, महेंद्र पाल प्रथम। इसके बाद महीपाल, और सातवें पे आपके जो आएंगे वो राजपाल। राजपाल। और सबसे आखिरी में इस वंश के राजा हुए यशपाल। यशपाल, ठीक है। तो इतनी बातें नोट करिए फटाफट से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। गुड आफ्टरनून सजीवन, कोई बात नहीं, अभी स्टार्ट ही हुआ है, ठीक है। आगे से ध्यान रखिएगा, 1-2 मिनट का अंतर चलेगा, पर ज्यादा लेट नहीं करिएगा प्लीज। तो सभी लोग नोट कर लेंगे, और जब हो जाए तो यस लिख देना, तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। जो भी नए बच्चे हैं मैं उनको बता दूं
एक चीज और, लक्ष्मी का नोट हो गया। जो नए बच्चे जुड़े हैं हमारे साथ, मैं उनको बता दूं कि आपको पीडीएफ फॉर्म में जो है नोट्स मिलेंगे, लेकिन वो कब मिलेंगे, जब टॉपिक पूरा हो जाए करेगा तब। ऐसा क्यों होगा, यदि आपको पीडीएफ पहले दे दूंगा और आप उसको पढ़ोगे, मानोगे तो नहीं, तो इससे क्या होगा, आपके दिमाग में प्रेशर क्रिएट होगा, उसमें कई सारी चीजें रहेंगी, ठीक है। तो वो आपको बाद में मिलेगा जब आप क्लास कर लोगे। क्लास में जो आपको मैं पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा और जो लिखवाऊंगा, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें होंगी। उसके बाद जो एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं, एक्स्ट्रा जानकारी होती है, वो पीडीएफ के रूप में आपको दिया जाएगा, उसको आप बाद में पढ़ेंगे। क्लियर है सभी को, सबको क्लियर है? ठीक है, सबने नोट कर लिया है? नोट्स की बात समझ में आ गई है ना, नोट्स कैसे मिलेंगे और कब मिलेंगे? नोट हो गया सर, आगे नेक्स्ट प्लीज। ओके ओके ओके, ठीक है मोनिका, चलिए सबका नोट हो गया है। अब यहाँ से दो सवाल बना लेते हैं हम कि दो सवाल क्या बन सकते हैं। सबसे पहला, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने करी? तो उत्तर होगा नागभट्ट। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने करी? नागभट्ट। और इस वंश के आखिरी राजा कौन थे? तो यशपाल। सभी राजवंशों में ये दो तो चीजें आपको याद रखनी ही रखनी है, भले कुछ और ना याद हो, ये याद रख लेना कि स्थापना किसने करी है, ठीक है। वेरी गुड, सभी लोग लिखेंगे स्थापना किसने करी है, फटाफट सब कमेंट करेंगे, स्थापना किसने करी? सभी लोग, लक्ष्मी लिखा है, नागभट्ट, वेरी गुड। बाकी लोग भी टाइप करेंगे, इस वंश की स्थापना नागभट्ट, कुमकुम ने लिख दिया है। बाकी लोग भी जल्दी जल्दी, लिखने से याद होगा, ये हिस्ट्री है। वेरी गुड विभूति। महादेवी जी आप भी लिखिए, राज, नागभट्ट, यशपाल, वेरी गुड, नागभट्ट और आखिरी में आपके यशपाल। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छे, सभी ने आंसर किया। तो दो चीजें आपको हर वंश में याद रखनी होंगी, क्योंकि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि सवाल बनते हैं किस प्रकार से मैचिंग करने के लिए, कि आपको एक तरफ में क्या दिया, राजवंश, इस प्रकार से राजवंश दे दिया, और यहाँ लिख दिया, मान लीजिए चंदेल लिख दिया, आपका चंदेल राजवंश हुआ, ठीक है। फिर यहाँ कुछ और दे दिया, सोलंकी दे दिया आपका, ठीक है, और भी दो दिए, तीन चार। और यहाँ पर क्या होगा, राजाओं के नाम होंगे जिन्होंने स्थापना करी होगी, फिर पूछेगा इनका मिलान करिए, या फिर कोई गलत दे देगा तो बोलेगा क्वेश्चन में आपका कि गलत का चुनाव करिए, कि इसमें गलत कौन सा है। तो इस प्रकार से सवाल आपके बन सकते हैं, ये आपको ध्यान देना होगा। चलिए आप कहानी शुरुआत करते हैं। सभी लोग आराम से बैठे, जहां बैठे हुए हैं, और कहानी सुनेंगे अब वन बाय वन, अभी कुछ लिखना नहीं किसी को भी। कहानी शुरू करते हैं हम अपनी गुर्जर प्रतिहार वंश की। सबसे पहली बात, इनका समय काल देखा जाए तो उनका समय लगभग है 7वीं शताब्दी से लेकर 1000 या कह सकते हैं 11वीं शताब्दी तक। अच्छा, आप में से कितने लोग समझते हैं इस शताब्दी के बारे में? यदि मैं पूछूं कि लिखा है 7वीं शताब्दी, इससे आप क्या समझते हैं? कोई बताएगा मुझे, इसमें समय काल कितना समय की बात की जा रही है, कोई बता सकता है? या फिर मैं एक्सप्लेन कर दूं ये चीज? 7वीं शताब्दी। इसका मतलब क्या होगा, समय कहां से कहां तक? 1 मिनट सर बता रहे हैं, ये 7वीं शताब्दी चल रही, यानी कि 2000 700 ईसा पूर्व सर। ठीक है, मॉनिटर का थोड़ा सा सही है, पूरा सही नहीं है बट थोड़ा सही है। चलो मैं बताता हूँ, ये चीज आपको जानना भी जरूरी है, इसलिए पूछ लिया है। देखिए, जब लिखा हो 7वीं शताब्दी, तो आपको बताना है कि 100 साल पहले, यानी 600 से लेके 700 साल की बात हो रही है। ध्यान देना, इसको नोट कर लेना, ठीक है। 700, यदि लिखा है 7वीं शताब्दी तो कहोगे कि 600 से लेकर 700 के बीच की बात है। क्लियर है? जैसे वर्तमान में क्या बोलते हैं, 21वीं सदी, लेकिन 21वीं तो आया नहीं है, क्या चल रहा है, 2000 चल रहा है ना अभी। तो क्या बोलते हैं, 21वीं सदी, लेकिन चल क्या रहा है, 2000, ठीक है। उसी प्रकार जब ये बोला जाता है 7वां, तो मतलब होगा कि 100 साल पहले की बात है। अब बताइए मुझे, मैं पूछता हूँ आपसे, लिखा है 10वीं शताब्दी, तो समय काल क्या होगा? समय काल क्या होगा, बताइए सभी लोग। 900 से 1000 ईसा पूर्व सर। वेरी गुड मोनिका, वेरी गुड। बाकी लोग बताएंगे। 900 से 1000 ईस्वी बीच में। वेरी गुड।
बहुत अच्छे। तो ये बात समझ में सबको आ गई होगी कि जब भी इस प्रकार लिखा हो तो क्या समझना है। यदि 11वां लिखा होगा तो हम कहेंगे 1000 से लेके 1000 से 1100, 1100 के बीच ठीक है, में। 100 साल का अंतर रहा करेगा। तो ये चीज आपको जानना जरूरी था, इसलिए बता दिया है। वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। चलिए म्यूट कर लीजिए आप सभी। वेरी गुड कुमकुम, चलो म्यूट कर लो। अब आते हैं कहानी पर। तो मैंने आपको बताया कि इनका समय काल जो है वो कब से कब तक का है। तो वो 7वीं शताब्दी से लेकर लगभग हम कह सकते हैं 11वीं शताब्दी तक है। ठीक है, कहां से कहां तक है इसे लिख लेते हैं ब्रैकेट में यहाँ पर। 7वीं से लेके 11वीं शताब्दी तक ये इनका समय काल चला। काफी लंबा साल है, 300-400 साल। कोई बड़ी बात, मतलब बहुत बड़ी बात है अपने आप में इतना बड़ा साम्राज्य चलाना। सबसे पहले बात करते हैं इनकी उत्पत्ति की। जैसे ये राजा बने तो बने कैसे, कहाँ से इनका उत्पत्ति हुई है। तो इतिहासकारों में कई मतभेद है इनकी उत्पत्ति को लेके। कई सारे इतिहासकार अपने अपने अनुसार बताते हैं कि गुर्जर प्रतिहार कौन थे, कहाँ से आए थे। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं। क्या क्या लोगों ने विचार दिए हैं सुनते जाइएगा बस आराम से। जहां भी दिक्कत होगी तो टोक देना मुझे और डाउट क्लियर करना। इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि जो प्रतिहार शब्द उन्होंने प्रयोग किया है, प्रतिहार शब्द लिखा है जो पीछे प्रतिहार, इससे इतिहासकारों का मानना है कि इस शब्द का मतलब है द्वारपाल, जो रक्षा करता है द्वार की ना, गेट की, द्वारपाल। तो इतिहासकारों ने कहा कि गुर्जर प्रतिहार में प्रतिहार जो शब्द लगा हुआ है इसका मतलब है द्वारपाल या द्वार की रक्षा करने वाला। फिर कुछ लोगों ने और ये चीजें बताई कि एक शिलालेख है जो कि ग्वालियर में पाया गया। शिलालेख मतलब कि बड़ी चट्टान पे कुछ लिखा हुआ नहीं मिला, ग्वालियर में शिलालेख थी। उसके अनुसार गुर्जर प्रतिहारों ने खुद को क्या बताया है, भगवान श्री राम के भाई थे छोटे लक्ष्मण, लक्ष्मण जी का वंशज बताया है। किसका वंशज है, लक्ष्मण जी का। तो गुर्जर प्रतिहार अपने आप को लक्ष्मण जी का क्या मानते थे, वंशज। जैसे सबका वंश होता है ना कहीं से शुरुआत होती है किसी किसी मेन आदमी से, वहां से वंश चलता है, सबके गोत्र होते हैं। उसी प्रकार ग्वालियर अभिलेख या शिलालेख से हमें ये जानकारी मिली कि गुर्जर प्रतिहार अपने आप को भगवान लक्ष्मण जी का वंशज मानते हैं। ऐसा क्यों मानते हैं वो, क्योंकि जब आपको पता है वनवास हुआ था भगवान जी को, तो लक्ष्मण जी उनकी एक तरह से क्या थे, रक्षक थे या द्वारपाल कह सकते हैं, उनकी रक्षा में तैनात थे। इसी कारण से इन्होंने अपने आप को इस सरनेम कह सकते हैं प्रतिहार दिया है। सबको क्लियर ये बात, कोई डाउट किसी को, समझ आया प्रतिहार कहां से आया, बताइए यस और नो। एक बार फिर से बताइए। ठीक है, देखो कुछ इतिहासकारों ने यह बताया है कि प्रतिहार शब्द का मतलब क्या है, जो द्वार की रक्षा करे। ठीक है, और गुर्जर प्रतिहारों ने खुद को ये उपनाम दिया है, सरनेम दिया है। जैसे मेरा नाम सर्वेश मिश्रा है तो एक सरनेम क्या होगा, मिश्रा हो गया। वैसे ही गुर्जर प्रतिहारों ने अपने आप को प्रतिहार कहा है। और इसके पीछे क्या कारण है, तो उसकी जानकारी हमें मिलती है ग्वालियर के शिलालेख से। वहां से ये जानकारी मिली कि ये यानी कि गुर्जर प्रतिहार अपने आप को भगवान लक्ष्मण का वंशज मानते हैं। और क्यों मानते हैं, क्योंकि भगवान लक्ष्मण ने भगवान श्री राम की क्या की थी, एक तरह से उनकी कह सकते हैं द्वारपाल बन के उनके साथ ही साथ वो रहे थे। तो द्वारपाल शब्द को किस आप कह सकते हैं किस तरह से प्रयोग किया गया है, तो वो है प्रतिहार शब्द। ठीक है, तो प्रतिहार का मतलब क्या है यहाँ पर, द्वारपाल या द्वार की रक्षा करने वाला। और इसका कारण क्या था, भगवान लक्ष्मण जी। बस इतनी सी बात है। सबको ये बात क्लियर हो गई है। अब बताइए कोई डाउट किसी को, यस लिख दिया करिए। नो ठीक है, डाउट सर। ठीक है, बाकी लोग पे यस लिख दिया कीजिए तभी मैं आगे बढ़ूंगा ना। जी, क्योंकि मेरा फर्ज है आपसे पूछता रहूं कि डाउट है या नहीं है। आप यस बोल दिया करो फिर मैं आगे बढ़ा करूंगा। ये बात हुई प्रतिहार कैसे आए, ये जो सरनेम है प्रतिहार कैसे आया, ये एक बात हो गई। सर प्रतिहार का जो वर्णन करके बता रहे थे सर, उसको एक बार लिखवा दीजिए ना। अरे वो सब आपको पीडीएफ में मिलेगा, बस आप कहानी सुनो। ठीक है, कहानी दिमाग में वही रखोगे। कहानी बता रहे थे, उसी को बोल रही थी सर। अच्छा मैं लिखवा दूंगा, क्यों परेशान, लिखने पे ध्यान मत दो, चीजों को दिमाग में रखना सीखो। ठीक है, लिखवा दूंगा अभी अभी, बस आप कहानी सुनो लाइन से वन बाय वन।
तो ये हमने समझा इनकी उत्पत्ति के बारे में। फिर अब लोगों ने कहा कि चलो समझ आ गया प्रतिहार का मतलब क्या है, नाम का मतलब समझ आ गया, लेकिन अब ये हमें जानना होगा कि गुर्जर प्रतिहार आए कहाँ से। क्या वो हमारे भारत के ही थे, या फिर ये किसी के अंडर में काम करते थे, फिर आगे चल के ये राजा बन गए? तो इसके पीछे भी इतिहासकारों ने अपना अपना विचार दिया है। ठीक है, तो लोगों ने क्या क्या कहा। कई लोगों का यह मानना था कि ये लोग सामंत थे। अब ये सामंत क्या होता है, सामंत को समझ लेते हैं पहले कि सामंत क्या होते हैं। ये शब्द बार बार प्रयोग होगा पूरे इतिहास में, सामंत, सामंत। जब कोई राजवंश थोड़ा कमजोर पड़ने लगता था, कमजोर कैसे पड़ेगा, जब उसके पास थोड़ी रिसोर्स जो है, संसाधन है, कम हो जाएंगे, पैसों की कमी हो जाएगी, तो वो राजा क्या करता था, जो किंग हुआ करता था, अब उसके पास पैसे कम है, लेकिन अब उसको राज तो चलाना ही है, राजपाट चलाना है, नहीं चलाएगा तो आसपास के छोटे राजा उस पर अटैक करके उसे निस्तनाबूद करके उसका राज हड़प सकते हैं। तो अब राजा क्या करता था, अपने अधीन जो अधिकारी थे, जो काम करते थे, ऑफिसर्स, उनको सैलरी में क्या कैश देने के बजाय जमीन दिया करता था, क्योंकि जमीन तो है राजा के पास, पूरा क्षेत्र ही है। ठीक है, तो क्या करता था, वो जमीन दिया करता था कैश के बदले, क्योंकि पैसा कम है उसके पास कैश में। तो उसने क्या किया, अपने अधिकारों को, अपने जो अधिकारी हैं, सॉरी ऑफिसर्स हैं, उनको कहा कि आप जो है जमीन ले लीजिए और इस जमीन पर क्या करिए, खेती करिए, खेती करिए, इससे जो पैसा आएगा, जो भी इनकम होगी, वो सब आपकी होगी। ठीक है, क्या बोला कि भाई पैसा नहीं है कैश, जमीन लो, उस पे आप कुछ भी काम करो, खेती करो, उससे जो भी इनकम होगी वो सब आपका हो जाएगा। ठीक है, उस अधिकारी का हो जाएगा। साथ ही साथ उस अधिकारी को अब क्या देना पड़ेगा भाई, जब राजा आपको कुछ दे रहा है तो बदले में आपको भी राजा को कुछ देना ही पड़ेगा, क्योंकि वो राजा है एट द एंड। तो अब क्या करेगा वो इंसान, ये कोई इंसान है ए, ठीक है, इसे मिला, जमीन मिल गई, इसने खेती करी, कुछ भी किया उस जमीन पे, पैसा कमाया और पैसा अपने पास रखा। अब ये क्या करेगा, ये इंसान राजा को जमीन के बदले और इस जो पैसा कमाया उसके बदले सेना प्रोवाइड करेगा, सेना देगा। यानी क्या करेगा, वो अपने पास सेना बना के रखेगा, जब भी राजा को जरूरत होगी तो सेना या सैन्य सेवाएं प्रदान करेगा। फिर से रिपीट करता हूं, एक राजा है, उसके पास अब इनकम की कमी है, पैसा कम है, तो वो क्या करता है, अपनी जमीन अधिकारियों को देता है कि आप, आपकी सैलरी के बजाय हम आपको जमीन दे रहे हैं, आप इसका प्रयोग करो, इससे पैसे बनाओ, और आप जो है बदले में मुझे सेना प्रोवाइड करेंगे, जब भी मुझे युद्ध लड़ना होगा तो मुझे आप सेना देंगे अपनी तरफ से। तो ये जो व्यक्ति है, अब इसे ही क्या बोलेगा जाएगा, सामंत। इस व्यक्ति को क्या बोलेंगे कि ये सामंत है। किसका सामंत है, इस राजा का सामंत है। सभी को बात क्लियर हो गई है, बताइए यस और नो, सभी कमेंट करके बताएं, किसी को डाउट हो तो वो पूछ सकता है। सर एक बार और समझाइए ना। एक मिनट, बाकी लोगों को क्लियर है? ठीक है, बाकी सब क्लियर है, फिर समझा देता हूँ, सुनो ध्यान से। एक राजा है किसी क्षेत्र का, उसके पास अब इतनी इनकम नहीं है कि वो अपने अधिकारियों को जो उसके लिए काम करते हैं उन्हें कैश में इन जो है सैलरी दे सके। तो क्या करेगा वो, कि जमीन तो मेरे पास है, तो क्या कहेगा, आप जमीन के टुकड़े ले लो, सभी अधिकारी थोड़ा थोड़ा जमीन ले लो, और क्या करो, अपने अनुसार उस जमीन पर जो मर्जी आए वो करो, खेती करना है खेती करो, जो भी समझ आए वो करो। ठीक है, उससे जो पैसा होगा वो आपकी बन जाएगी सैलरी, वो जमीन भी आपकी है। लेकिन ये सब देने के बदले राजा को भी तो कुछ चाहिए, फ्री में देगा नहीं राजा। तो राजा बोलेगा उस आदमी से कि मैं आपको जमीन दे रहा हूँ, सब दे रहा हूँ, अब आप बदले में जब भी मुझे जरूरत होगी, जब मैं युद्ध लड़ने जाऊंगा तो मुझे सेना देंगे, सेना इन द सेंस लोग देंगे लड़ने के लिए। ये सामंत के पास खुद की सेना हुआ करती थी, जो युद्ध के समय राजा की हेल्प करेगी। अब क्लियर है मोनिका, बताइए। और इसी व्यवस्था को यस बोला सर गया है क्लियर। जी, और ये पूरी व्यवस्था कहलाती है सामंतवादी व्यवस्था। क्या कहलाती है, सामंतवादी व्यवस्था। और व्यक्ति जो होता है जिसके पास ये सारी फैसिलिटी होती है, जमीन होती है, और जो खुद की सेना रखता है, उसे बोलते हैं सामंत।
इतनी बात क्लियर है सभी को? अब आते हैं हमारी कहानी पर। तो कहानी क्या चल रही थी कि कुछ इतिहासकारों ने बताया कि जो गुर्जर प्रतिहार थे वो क्या थे, सामंत थे। सामंत मतलब समझ गए, यानी ये किसी राजा के अंडर में काम किया करते थे। तो इनके पास खुद की सेना भी रही होगी और जमीन भी रही होगी। फिर धीरे धीरे करके क्या हुआ, इनकी जो पावर है वो बढ़ती चली गई होगी। और फिर नागभट्ट एक आदमी आया होगा, उसने वहां के राजा को मारकर अपने राजवंश की स्थापना की होगी और नाम रखा गुर्जर प्रतिहार। इतनी कहानी क्लियर है सभी को? बताइए यस और नो, बताइए इतनी कहानी क्लियर हो गई? यस सर। ओके, यस सर। वेरी गुड वेरी गुड। क्लियर सर। ओके ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाया जाए कि चलिए ये सामंत रहे होंगे। कुछ इतिहासकार और आए, उन्होंने कहा नहीं ये सामंत नहीं थे, ये क्या थे, ये बाहर से आए थे, यानी इंडिया के बाहर से आकर हमारे देश में बस गए थे। ठीक है, तो फिर लोगों ने इस पे आपत्ति जताई कि यदि ऐसा होता, यदि ये बाहर से आते तो ये गुजरात और आपके राजस्थान वाले एरिया में ही क्यों रुकते और कहीं क्यों नहीं जाते। जैसे जो लोकल का होता है वो अपने लोकल एरिया में ही रहना चाहता है। ठीक है, ये बात तो सभी जानते हैं, जो लोकल्स होते हैं। अच्छा, आपकी तरफ नेट प्रॉब्लम हो रही है, चलिए कोई बात नहीं। मेरी आवाज तो क्लियर है सभी को? सब बताएंगे मेरी आवाज क्लियर है? यस सर। क्लियर सर। ठीक है, तो क्लियर है विशाखा की सर। तरफ से प्रॉब्लम है। ओके ओके, कोई बात नहीं। विशाखा आप बाद में कर लीजिएगा या फिर मैनेज करिए किसी प्रकार से। हाँ, तो हमारी कहानी में क्या मोड़ आया नया उसको जानते हैं। तो कुछ इतिहासकारों ने कहा कि भाई ये विदेश से आके बसे हैं। तो फिर कुछ और लोग आए, उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यदि विदेश से आते तो भाई ये गुजरात और राजस्थान के एरिया में ही क्यों रहते, कहीं और बसते, गंगा यमुना के पास रहते, वहां तो बहुत अच्छी जमीन है, अच्छी खेती होती, अच्छी इनकम होती, यही क्यों बसे। तो ये बात भी सही है कि लोकल्स जो होते हैं तो वो लोकल में ही रहना चाहते हैं। इस बात से तो मैं भी एग्री करता हूँ कि ये लोकल के ही थे, बाहर से नहीं आए थे। क्यों, क्योंकि यदि बाहर से आते तो कहीं और भी बस सकते थे, उसी क्षेत्र में क्यों बसे। तो ये कुछ विचार थे इतिहासकारों के। एक इसमें सबसे महत्वपूर्ण कहानी आती है, वो है आपकी अग्निकुंड। अग्निकुंड, अग्निकुंड कांड कह सकते हैं इसको। अब ये क्या चीज है, ये आप कई किताबों में पाएंगे, ये लिखा रहता है। इसके अनुसार एक ऋषि हुए, ऋषि वशिष्ठ, उन्होंने माउंट आबू पर्वत पर, किस पर, माउंट आबू, आबू पर्वत भी हम कह सकते हैं इसको। अच्छा, आप में से कितने लोग राजस्थान के हैं, ये कभी गए हैं घूमने, आप में से कोई है क्या? शायद नहीं है। तो नो आबू पर्वत सर। आप, कोई बात नहीं। तो माउंट आबू कहाँ है जी? घूमने गए थे। गए थे, बहुत अच्छी बात है। माउंट आबू जो है राजस्थान में ही है, ठीक है, आबू पर्वत है। तो ये कहानी क्या है अग्निकुंड कांड की, कि एक ऋषि थे जिनका नाम था वशिष्ठ। वशिष्ठ, ठीक है। इन्होंने क्या किया, आबू पर्वत पर यज्ञ किया। क्या किया, यज्ञ किया। कहाँ पर किया, राजस्थान के आबू पर्वत पर। और इसी यज्ञ से क्या हुआ, 4 अलग अलग राजवंश या जातियों ने जन्म लिया। ये कहानी है। कौन कौन से वंश थे वो, तो उसमें तो एक था आपका पहला गुर्जर प्रतिहार, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, गुर्जर प्रतिहार वंश। दूसरा जो जन्मा इस यज्ञ से, अग्निकुंड से जो निकला, ऐसा कहा जाता है, वो थे परमार, परमार वंश। फिर आपका चौहान वंश इसी से निकला था, चौहान वंश। और चालुक्य वंश, चालुक्य। ठीक है, तो ये कहानी है इस प्रकार की। माउंट आबू पर्वत पे वशिष्ठ ने यज्ञ किया, उस यज्ञ की ज्वाला से 4 जाति या 4 राजवंश की उत्पत्ति हुई। उसमें थे गुर्जर प्रतिहार, परमार, चौहान और चालुक्य। तो यदि सवाल कभी बने कि अग्निकुंड कांड या किस्सा किससे जुड़ा हुआ है, किस राजवंश से जुड़ा हुआ है, तो आपका उत्तर क्या होगा, गुर्जर प्रतिहार, परमार, चौहान वंश और चालुक्य वंश। ये एक और कहानी है। अब एक आखिरी बात और इसमें,
एक हमारे कवि हुए थे चंद बरदाई, नाम सुना होगा आपने, कभी ना कभी सुना होगा अवश्य, चंद बरदाई। कितने लोग जानते हैं इनका नाम चंद बरदाई, बताइए। काफी फेमस नाम है, कोई जानता है आप में से? चलिए कोई बात नहीं। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे चंद बरदाई, ठीक है। इनकी पुस्तक का नाम है पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो। इसमें भी इन्होंने जो अग्निकांड है, ये जो मैंने आपको बताया, इसी की चर्चा की है। तो यदि सवाल इस प्रकार से आए कि अग्निकांड की चर्चा किस पुस्तक में है, तो आपका आंसर होगा पृथ्वीराज रासो। किसने लिखी है? चंद बरदाई। सभी को इतनी बातें क्लियर है? बताइए, किसी कोई डाउट है? अच्छा पढ़ा है साहित्य में, हाँ वेरी गुड। बताइए सबको नो क्लियर है? डाउट फिर सर, आगे बढ़े। ओके नो डाउट सर। सर वेरी गुड, हाँ पूछिए। चंद बरदाई पृथ्वीराज चौहान का क्या क्या चीज थे बोले सर? दरबारी कवि यानी कोर्ट पोएट, दरबार में रहा करते थे, ठीक है इनके। क्लियर है? ठीक है। अब तक हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है, मैं फटाफट से आपको समरी देता हूँ कि हमने क्या चीजें पढ़ ली हैं। सबसे पहले गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने करी? तो नागभट्ट ने करी है। और इसके आखिरी राजा आपके हुए थे, आखिरी राजा हुए थे यशपाल। पहले नागभट्ट, आखिरी यशपाल। इतनी बातें क्लियर हो गई हमें। उसके बाद हमने जाना प्रतिहार शब्द का मतलब क्या है, द्वारपाल। और गुर्जर प्रतिहार अपने आप को लक्ष्मण जी का वंशज मानते हैं। इस बात की जानकारी कहाँ से मिली? ग्वालियर अभिलेख से मिली। कहाँ से? ग्वालियर शिलालेख, एक चट्टान पे लिखा हुआ ये हमें प्राप्त होता है। फिर हमने जाना कि ये क्या थे, सामंत थे, ठीक है। और फिर क्या जाना कि इनके उत्पत्ति से जुड़े कुछ किस्से हैं, जिसे हमने पढ़ा अग्निकुंड कांड में, ठीक है, जो कि माउंट आबू पर हुआ था। किसने किया? वशिष्ठ ने किया। और 4 राजवंश या 4 जातियां वहां पे उत्पन्न होती हैं। इतनी जानकारी हमने हासिल कर ली है गुर्जर प्रतिहारों के बारे में। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके राजाओं को उठाएंगे और उनके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन पर चर्चा करेंगे। सभी रेडी हैं? आगे बढ़ा जाए। बताइए, अभी तक क्लियर सारी बातें? जी सर आगे। क्लियर सर। ठीक है, वेरी गुड। बहुत ही इंटेलिजेंट है आप लोग, सबको बातें क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी यही चाहता हूँ, कम से कम डाउट हो, है ना। चलो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले राजा हम उठाएंगे आपके नागभट्ट, ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे स्थापना। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने करी? आंसर होगा आपका नागभट्ट, नागभट्ट। कई जगह पर इनका नाम आपको एक और दिखेगा, उसे भी लिख लेते हैं, क्या पता आ जाए। हरिश्चंद्र। यदि ऑप्शन में नागभट्ट ना दिखे तो क्या लगाओगे? हरिश्चंद्र, ठीक है, हरिश्चंद्र। अब इनके बारे में क्या जाननी है हमें, नागभट्ट जी के बारे में? इनका एक अभिलेख है, ग्वालियर अभिलेख। जो नए बच्चे हैं उनको बता दूं कि अभिलेख क्या होता है। चट्टानों पर, ठीक है, लिखा हुआ, राजाओं के द्वारा कुछ ना कुछ चट्टानों पर लिखवाया जाता है। इससे क्या करते थे राजा लोग? अपनी बातों को जनता तक पहुंचाते थे। जो भी उन्होंने किया है अपने पूरे समय अवधि काल में, उसको लोगों तक पहुंचाना है या किसी और को जताना है कि हमने इतने बड़े बड़े काम करे हैं, तो वो क्या प्रयोग करते थे? शिलालेखों पर लिखवाते थे, या पिलर्स पे लिखवाते थे, या दीवालों पर। ये 3 तरह के होते हैं। वेरी गुड, बताया विशाखा ने, बहुत अच्छी। अच्छा कौन कौन से होते हैं ये बता दीजिए। चलिए 3 तरह के कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है आपका पिलर, एक चट्टान पे और एक गुफा में लिखा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इनका जो अभिलेख है वो है ग्वालियर अभिलेख, ठीक, ध्यान रखना। इसमें क्या बताया गया नागभट्ट को? इसमें बताया गया था, वेरी गुड विशाखा, बहुत अच्छे। इसमें बताया गया इस अभिलेख में कि जो नागभट्ट है
ये मलेच्छों का नाशक है। अब ये मलेच्छ कौन होते हैं अभी आपको मैं बताता हूँ। मलेच्छों का नाशक, ठीक है, नाश करने वाला। तो मलेच्छों का नाशक किसे कहा गया, ये आपका सवाल बन जाता है यहाँ से कि मलेच्छों का नाशक किसे कहा गया। उत्तर होगा नागभट्ट। कहाँ से जानकारी मिली, ग्वालियर अभिलेख से। अब ये मलेच्छ लोग कौन थे ये मैं आपको बताऊं। देखिए हमारा जो भारत है इस प्रकार से, ये जो बाउंड्री है राजस्थान साइड की, यहाँ से कुछ आक्रांता बाहर से भारत पे अटैक करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं हूण। हूण ट्राइब थी, कहाँ की थी, सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया में कुछ जनजाति थी, उन्हें हूण कहा गया था। वो क्या करते हैं प्राचीन समय में, यहाँ पर ऐसे अटैक करते हैं भारत पर इस साइड से, और यहीं पर हमारे कौन है, गुर्जर प्रतिहार है, और उसमें भी कौन है, नागभट्ट है। तो नागभट्ट ने क्या किया, इनके अटैक्स को, इनके आक्रमणों को रोका और उन्हें भारत से बाहर ढकेला। इसलिए कहा, क्या कहा गया, मलेच्छों का नाशक। ठीक है, याद रखना ये बात, मलेच्छों का नाशक किसे कहा गया है, तो आप कहेंगे नागभट्ट। जानकारी कहाँ से मिली, तो लिखेंगे सभी लोग, जानकारी कहाँ से मिलती है नागभट्ट के बारे में, सभी आंसर करेंगे कमेंट के द्वारा। लिखिए लिखिए, तभी याद होगा, सभी लिखेंगे। अभिलेख का नाम कौन सा है, कहाँ का अभिलेख है, सभी टाइप करिए। नागभट्ट की जानकारी कहाँ से मिली, सभी टाइप करेंगे प्लीज। ग्वालियर से, वेरी गुड सजीवन, सभी लोग टाइप करिए। सोइएगा नहीं, क्योंकि टाइम सोने का ही मुझे पता है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ टाइप करते रहो। ये टाइमिंग जो है, इस समय नींद बहुत आती होगी खाना खाने के बाद। ग्वालियर, वेरी गुड। अच्छा, कोई बेड पे लेट के पढ़ाई तो नहीं कर रहा आप लोगों में से, सच बताना, झूठ मत बोलना। ऐसा कोई है जो बेड पे लेट के पढ़ाई कर रहा है, कोई नहीं कर रहा ना, करना भी मत क्योंकि नींद आ जाएगी। हाँ, पढ़ाई हमेशा टेबल और चेयर पर ही करना, ये मेरा सजेशन है आप सभी को, ठीक है। टेबल और चेयर पर पढ़ाई करोगे तो थोड़ा आपको फील होगा कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ, जिम्मेदारी फील होगी पढ़ाई की, ठीक है। तो हमने पढ़ा, स्थापना किसने करी, नागभट्ट ने करी है। इनके बारे में जानकारी ग्वालियर से मिलती है। ग्वालियर कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में है, ठीक है। मेरी पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई है, ग्वालियर से हुई है, तो मेरा फेवरेट जगह है ग्वालियर, इसलिए मुझे बहुत प्रिय है। और यहाँ से हमें मालूम चलता है मलेच्छों का नाशक कहा गया है किसे, नागभट्ट को। अच्छा, मैं हर टाइम कर लेती, वेरी गुड। इतनी बातें हमें जाननी थी इनके बारे में। अब जानते हैं कि इनकी राजधानी क्या थी। जैसे हर राजवंश की राजधानी हुआ करती है, जहाँ पे राजा बैठा करता था, जहाँ से वो राजपाट किया करता था। इनकी जो राजधानी है, याद रखना है हम लोगों को, राजधानी, राजधानी का नाम है भीनमाल, ठीक है, भीनमाल, भीनमाल, ये याद रखना है। वर्तमान में कहाँ पर है ये, तो राजस्थान में है, राजस्थान में पड़ता है आपका भीनमाल। सभी का नोट हो गया इतनी बातें, आगे बढ़े, यस और नो बताइएगा। सब नोट कर लिया इतना, आंसर करिए। सबका नोट हो गया, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये राजधानी इनकी भीनमाल है। वर्तमान पूछेगा तो राजस्थान का, अगर जिला पूछ ले और टफ बना दे तो ये जालोर जिला के आसपास का क्षेत्र है। कहाँ का है, राजस्थान में जालोर जिला के आसपास का, ठीक है। तो ये बात हुई, शुरुआत हमने कर दी है अपने नागभट्ट जी से। अगले हमारे जो राजा आएंगे महत्वपूर्ण, उनका नाम क्या होगा, उनका नाम होगा वत्सराज। क्या नाम होगा, वत्सराज, वत्सराज। नाम बहुत भारी भरकम रखते हैं लोग, भौकाल टाइट एकदम, वत्सराज। इनके बारे में जान लेते हैं क्या किया इन्होंने। सबसे पहली बात, ये पहले ऐसे गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा हुए जिन्होंने खुद को एक उपाधि दी, टाइटल दिया, अपना भौकाल टाइट करने के लिए। क्या बोला खुद को, सम्राट, हम हैं सम्राट। तो लिखेंगे कि ये पहले गुर्जर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, गुर्जर प्रतिहार
पहले गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा थे जिन्होंने सम्राट की उपाधि धारण की। सम्राट यानी बहुत पावरफुल हूं मैं, ऐसा इनका मानना रहा होगा, तभी खुद को क्या बोला, सम्राट। जिन्होंने सम्राट की उपाधि धारण की थी। ठीक है, चलो ये बात हो गई। यहाँ चलो भाई, वोकल राइट हो गया। अब क्या किया आपने वत्सराज जी, बता दीजिए। तो अगली बात इन्होंने कही कि मैंने और क्या किया है, मैं बताता हूँ। मुझे कहा जाता है वास्तविक संस्थापक, गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक हूं मैं, इतना पावरफुल हूं, वास्तविक संस्थापक। अब ये शब्द भी आप समझ लीजिए, क्योंकि बार बार आपको इतिहास में देखने को मिलेगा। एक तो संस्थापक जो कि आपके नागभट्ट है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने संस्थापना करी है, शुरुआत करी है। और दूसरे आपको देखने को मिलेगा वास्तविक संस्थापक, मतलब कि रियल फाउंडर कौन है। अब अंतर क्या है दोनों में? अंतर बस इतना है कि ये तो नागभट्ट शुरुआत करके चले गए, शुरुआत कर दी, राजपाट बना दिया। उसके बाद क्या, उसके बाद विस्तार भी तो करना है, रख रखाव भी तो करना है राज का, लुटवाना थोड़ी है किसी और से। तो उसका जो है वास्तविक संस्थापक उसे कहा जाता है जिसने अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार किया, युद्ध करे, ठीक है, अपने राज को और ऊंचाइयों तक ले गया वो। तो याद रखना है, वत्सराज को कहा गया वास्तविक संस्थापक, और इसी को क्या बोला गया है, सम्राट। यानी ये बहुत ही पावरफुल था। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके बारे में। इसका ऐसे क्वेश्चन बन सकता है ना सर कि वास्तविक संस्थापक कौन से बिल्कुल बनता ही है मोनिका। मैं आपको जो क्लास नोट में बताता हूँ ना, वो वही चीजें होती हैं जो एग्जाम में आती हैं जिस प्रकार से। बाकी पीडीएफ में जो दूंगा तो बहुत कुछ रहेगा, ठीक है। यस। तो क्लास नोट्स बनाते रहना सभी लोग। ये जब भी आप रिवाइज करेंगे ना, तो जो क्लास नोट्स होंगे उन्हें पहले रिवाइज करेंगे सभी लोग, फिर पीडीएफ पढ़ा करेंगे। क्लियर है सभी को? ओके सर, ओके जी क्लियर। तो फिर क्या हुआ भाई, मैं बहुत पावरफुल हूँ, वत्सराज हूँ, मेरा नाम क्या है, वत्सराज। मैं बहुत ही पावरफुल हूँ, रियल फाउंडर हूँ, संस्थापक हूँ असली में, और सम्राट खुद को मैंने क्या दिया, टाइटल। फिर मैंने क्या किया, तो वत्सराज ने बताया कि मैंने जो है त्रिपक्षीय जो लड़ाई चल रही थी कन्नौज के लिए, याद आया सभी को, शुरुआत में बताया था त्रिपक्षीय युद्ध कहाँ पर हुआ था, कन्नौज के लिए, है ना। तो बताइए मुझे, आंसर करिएगा, इस त्रिपक्षीय युद्ध में कौन कौन से राजवंश शामिल थे, बताइए अभी के अभी। यहाँ पर तीन कौन कौन से राजवंश शामिल थे? एक तो चालुक्य और पाल वेरी गुड, गुर्जर प्रतिहार वेरी गुड, और गुर्जर प्रतिहार भी सर। बहुत अच्छे, वेरी गुड, वेरी गुड गाइस। अब म्यूट कर लेते हैं। चलिए, तो भाई त्रिपक्षीय युद्ध जब हुआ तो वो किस समय हुआ, जब वत्सराज गद्दी पे बैठा था। तो वत्सराज को तो वैसे ही मजा आ रहा था खुद को पावरफुल प्रूफ करने में। अब उसने कहा क्यों ना युद्ध किया जाए, किससे किया जाए, तो पालों से लड़ लेते हैं। और मेरे नीचे कौन है, तो मेरे नीचे बैठे हुए हैं राष्ट्रकूट, तो मैं उनसे भी लड़ लूंगा और अपनी पावर को और बड़ा करूंगा, बढ़ाऊंगा। इससे क्या होगा, नाम और ऊंचा होगा। तो इसने त्रिपक्षीय युद्ध में क्या किया, भाग लिया, में भाग लिया। एक्चुअली इतिहासकारों का मानना यह है कि कन्नौज के लड़ाई जो शुरुआत की गई वो इन्हीं लोगों ने करी है, गुर्जर प्रतिहारों ने। मतलब ये जो गुर्जर प्रतिहार के राजा हुए वत्सराज, इन्होंने क्या किया, इस प्रकार देखें यदि हम मैप में, तो यहाँ पर ये थे अपने एरिया में, मालवा आपका जो एमपी का एरिया है, राजस्थान का एरिया है, गुजरात का, यहाँ बैठे थे। लेकिन इनको सुकून नहीं था। इन्होंने कहा क्या कि हम अपनी सीमाओं का विस्तार करेंगे और अपने राजवंश को बढ़ाएंगे। तो क्या किया इन्होंने, यहाँ बढ़ना शुरू किया एक दिशा में। और यहाँ कौन बैठे हैं, तो यहाँ बैठे हैं पाल। भाई कोई कब तक बर्दाश्त करेगा, आप उनकी सीमा में घुसोगे तो वो भी तो कुछ ना कुछ जवाब देंगे। यहाँ बढ़ गए तो पालों से इनकी दोस्ती खराब हो गई, और नीचे बढ़े राष्ट्रकूटों की तरफ, तो राष्ट्रकूटों से भी इनकी क्या हुई, दुश्मनी हो गई। तो क्या हुआ, ये जो कन्नौज की लड़ाई है, ऐसा कहा जाता है कि शुरुआत इसकी गुर्जर प्रतिहारों ने ही की थी कहीं ना कहीं, क्योंकि ये साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे, जिस कारण इनकी जो संबंध थे पाल से, राष्ट्रकूटों से,
वो बिगड़ गए कहीं ना कहीं। ठीक है, राजस्थान में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? तो राजस्थान में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी है अरावली के पहाड़। अरावली आपका जो है देखा जाए तो आपको पता है अरावली जो है सबसे प्राचीनतम पठारों वो कहते हैं पर्वतों में से एक है। जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी, जब पृथ्वी बनना शुरू हुई थी, तो जब माउंटेन्स बने, पर्वत बने, उस समय का वो पहाड़ है। वो पहले बहुत ऊंचाई पर था, लेकिन अब क्या हुआ है, समय के साथ वो घिस गया है, घिस घिस के उसकी हाइट कम हो गई है। तो अरावली बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ मार्बल सारे आपके कहाँ से आते हैं? राजस्थान से आते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हमने जान लिया कि त्रिपक्षीय युद्ध में भाग किसने लिया था, वो थे आपके वत्सराज जी। अगली बात जानते हैं इनके बारे में। सबको मजा आ रहा है ना? नींद तो नहीं आ रही किसी को? बताइएगा। चलिए आगे बात करते हैं वत्सराज के बाद। बिल्कुल बिल्कुल, पढ़ाई जब जुनून चाहता है पढ़ाई का तो नींद तो अपने आप भाग जाती है। ठीक है, और विद्यार्थी के लक्षण यही होते हैं कि इसको नींद कम से कम आए, है ना? स्वान निंद्रा सुना होगा आपने, जैसे कुत्ता सोता है, जैसे कोई बगल से गुजरता है तुरंत उसकी आंख खुल जाती है, वैसे ही हमारी नींद होनी चाहिए। ये नहीं कि खा लिए तो बस सोए जा रहे हैं घोड़े बेच के, फिर तो हो चुकी पढ़ाई। तो भैया वत्सराज की बात हो गई, त्रिपक्षीय युद्ध में शामिल हो गए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ध्रुव से रिलेशन खराब हो गया। जैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ पर कल मैंने बात करी थी राष्ट्रकूटों के बारे में, फिर भी यहाँ पे एक चीज और बता दूं आपको कि इसके समय में कौन कौन थे राष्ट्रकूट में राजा और पाल में कौन था। जब वत्सराज गद्दी पर बैठा हुआ था तो राष्ट्रकूटों में आपके थे आपके राष्ट्रकूटों में था ध्रुव। कौन था? ध्रुव। इसके बारे में हमने बात की थी, ध्रुव भी शामिल हुआ था इस लड़ाई में। और पालों में कौन बैठा हुआ था? पाल राजवंश में थे आपके धर्मपाल। ठीक है, कभी आपसे पूछ ले, सवाल इस प्रकार भी बनता है कि वत्सराज के समकालीन कौन कौन से राजा थे। समकालीन का मतलब होता है उसी के समय में जब वो राजा था तो उसके आसपास के राजवंशों में कौन राजा थे। तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख दिया ब्रैकेट में कि राष्ट्रकूटों में थे ध्रुव और पाल में थे धर्मपाल। तो इतना हमने पढ़ लिया है किसके बारे में? वत्सराज के बारे में। ठीक है, अगले हमारे राजा आएंगे जो महत्वपूर्ण राजा थे, उनका नाम होगा नागभट्ट सेकंड या द्वितीय। नागभट्ट। अब इनके पास इतना भी समय नहीं है कि नाम थोड़ा चेंज कर ले, मतलब जो नाम रखा तुम्हारे दादा ने वही नाम कॉपी कर लिया, नागभट्ट रख लिया। ठीक है, कुछ नया रख लेते, हमको तो पढ़ने में दिक्कत होती है ना बच्चों को, फिर बड़ी समस्या है। हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्रोनोलॉजी, यानी कौन सी घटना के बाद कौन सी घटना घटित हुई है। यदि ये आप सीख जाओगे एक बार तो हिस्ट्री बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है, और मेरा पढ़ाने का तरीका भी यही है कि मैं आपको एक के बाद एक चीजें बताऊं, ये नहीं कि सब चीजें मिक्स करके पढ़ा दूं, फिर तो आपको बहुत ही कठिन लगेगा ये सब्जेक्ट। मैं आपको पढ़ाऊंगा सीक्वेंस में, ये राजा आए, फिर उसके बाद ये आया, उसके बाद ये चीजें घटती चली गई, तो दिमाग में एक मैप बन जाएगा और आसान होगा आपका ये पढ़ना, हिस्ट्री आपको इजी लगेगा। बाकी रिवीजन में इतना करा दूंगा कि आपको कुछ कठिनाई होगी ही नहीं। चलिए अगले आए नागभट्ट। नागभट्ट सेकंड या द्वितीय। इन्होंने क्या किया भाई, इनके बारे में जानते हैं। इन्होंने, नागभट्ट ने जो है अपनी राजधानी किसे बनाया, बहुत ही नई जानकारी है, राजधानी बनाया है इसने कन्नौज को। मतलब जिसके लिए लड़ाई हो रही थी, कब्जा किसने कर लिया? गुर्जर प्रतिहारों ने, और अपनी राजधानी बना डाली कन्नौज को। तो यदि सवाल आपसे अब पूछे कोई भी या यूपीएससी कि त्रिपक्षीय युद्ध में तीनों राजवंशों में सबसे अधिक समय तक कन्नौज पर राज किसने किया या कन्नौज को अपनी राजधानी किसने बनाया, तो उत्तर करेंगे गुर्जर प्रतिहार। तीनों राजाओं में, तीनों राजवंशों में सबसे ज्यादा कब्जा किसका रहा कन्नौज पर? तो गुर्जर प्रतिहारों का। इसने राजधानी बना दी कन्नौज को, जहां सब मरे जा रहे हैं, इसकी लड़ाई कर रहे हैं कन्नौज के लिए। अगली बात,
मुंगेर एक जगह पड़ती है आपके बिहार में, मुंगेर। मुंगेर के पास इसने धर्मपाल अभी बताया था आपको, पाल का राजा है ये, पाल राजवंश का है धर्मपाल, यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे पाल किंग, पाल राजा या पाल किंग, ठीक है, पाल डायनेस्टी का है ये धर्मपाल। तो मुंगेर के पास इसने क्या किया, धर्मपाल को हरा दिया। भाई जब हराएगा तभी तो कन्नौज जीतेगा, क्योंकि पालों की तरफ से धर्मपाल आए हुए हैं, तो पाल को तो हरा दिया इसने, कन्नौज हासिल कर लिया। परंतु यह खुद गोविंद तृतीय से हार गया, जब युद्ध हुआ तो उसने धर्मपाल को तो हरा दिया, परंतु यह खुद किससे हारा, गोविंद थर्ड से। अब ये गोविंद कौन है, तो ये राष्ट्रकूटों का राजा था। किसका था ये, राष्ट्रकूटों की तरफ से आया था, राष्ट्रकूट, ठीक है। ये बात ध्यान रखना कि ये धर्मपाल को तो हरा चुका था, परंतु बाद में राष्ट्रकूट के राजा गोविंद तृतीय से हार गया था। फिर क्या हुआ, आप देखो ईगो की बात आ गई। ईगो क्या, इतना नाम कमाया सभी ने, पिछले राजाओं ने, और ये आके यहाँ पर हार गए। तो ये इतने इगोइस्टिक थे, इतने स्वाभिमानी थे कि क्या किया इन्होंने, गंगा में गए और गंगा में जल समाधि ले ली, यानी अपने प्राण त्याग दिए, सुसाइड कर लिया। क्या कर लिया, सुसाइड कर लिया। गंगा में जल समाधि क्यों ली, क्योंकि ये हार गए, हार का मुंह देखना पड़ा इनको। गंगा में जल समाधि ले ली। अब सवाल यहाँ से बनेगा कि गुर्जर प्रतिहारों में कौन सा राजा हुआ, जी बोलिए राज। हमने कहा सर गंगा में किसने जल की समाधि ले ली? इन्हीं राजा की बात हो रही है, नागभट्ट की, ठीक है, नागभट्ट के बारे में बता रहे हैं। अभी बताया ना आपको, मुंगेर के पास युद्ध हुआ तो धर्मपाल को तो हरा दिया इसने, लेकिन खुद किससे हारा, तो गोविंद तृतीय ने इसको हरा दिया, नागभट्ट को। तो बेइज्जती किसकी हुई, नागभट्ट की हो गई, ठीक है। तो वो क्या करेगा, उसने क्या किया, स्वाभिमान में आके सुसाइड कर लिया, गंगा में जल समाधि ले ली। क्लियर है आपको राज? जी जी सर। ठीक है, सभी बच्चों को क्लियर है इतनी कहानी, जो भी अभी तक पढ़ा है? किसी को कोई भी डाउट है बताइए। यस सर, क्लियर है। क्लियर है, सभी लोग कमेंट कर दें एक बार, सभी को क्लियर है क्या, यस और नो? नो डाउट, ओके। बाकी जिन बच्चों की पहली क्लास है उनको समझ तो आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? नो सर। ठीक है, सागर आपको समझ आ रहा है, शायद आपकी पहली क्लास है। जी सर, समझ में आ रहा है। ठीक है, वेरी गुड। लगातार क्लास करेंगे तो आपका रिदम बन जाएगा पढ़ाई का, ठीक है। बाकी रिवीजन करते रहिएगा, ये अभी जो है सेव हो जाएगा, स्टडी सेक्शन में आपको दिखाई देगा ये नोट्स, ठीक है, वहाँ सेव हो जाते हैं क्लास के बाद। तो चलिए आज के लिए क्लास यहीं तक रखते हैं, बाकी की बातें हम कल करेंगे। थैंक यू फॉर द क्लास, थैंक यू एवरीवन, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू।